बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी हो गए। एक साबिक वज़ीर आज़म जिसे हुकूमत ने काबीना से मंजूरी के बाद बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा, ECL से उनका नाम निकलवाया और हाई मॉरल ग्राउंड ली। जो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए लेकिन बदकिस्मती से कोरोना पैंडेमिक की वजह से इलाज न करा सके, उन्हें आज अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, जिसके बारे में सबको मालूम है कि वो अपने इलाज के लिए गए। नवाज शरीफ पेचीदा अमराज से दो चार हैं, जिनमें अमराज कल्ब और दीगर मर्ज शामिल है। डॉक्टर उन्हें सफर की इजाजत नहीं दे रहे। अभी उनके दिल का ऑपरेशन होना बाकी है, लेकिन उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जबकि एक और केस में अदालत उन्हें सरेंडर न करने की सूरत में मफरूर करार देने की वार्निंग भी जारी कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दे रखी थी, जो आज खत्म हो रही है। जबकि आज ही एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है और साबिक वज़ीर आज़म के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 सितंबर से कबल अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। नवाज शरीफ के वकील ने नवाज शरीफ की तलबी और सरेंडर करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ के लंदन में तिब्बी मौलजीन की रिपोर्टें भी जमा कराई गई हैं, जिनके मुताबिक नवाज शरीफ को उनके मौलज ने सफर की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के तिब्बी मौलज ने उन्हें अवामी मुकामात पर घूमने फिरने से भी रोक दिया है और ये कहा है इससे उनकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तोशाखाना से मिली गाड़ियां जाती इस्तेमाल में लेने, जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पर गाड़ियां देने की समरी मंजूर करने का इल्जाम है। अदालत ने इस केस में नवाज शरीफ को अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से इश्तिहारी करार देते हुए 7 रोज में उनकी जायदाद की तफसीलात भी मांग ली हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने फर्द जुर्म तस्लीम करने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने कानून के मुताबिक समरी मंजूर की। अगर समरी गलत होती तो बनाई ही न जाती। इस केस में अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर भी फर्द जुर्म लगाई गई है। और पंजाब में IG और CCPO के तनाज़े ने पंजाब पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर हिला कर रख दिया है। जाने वाले IG शोएब दस्तगीर की जगह नए आने वाले IG अनामुल्लाह के मातहत कई सीनियर पुलिस अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया। एडिशनल IG तारिक मसूद ने तो बाकायदा हुकूमत को खत लिखकर उनके मातहत काम करने से इनकार कर दिया है। जबकि ज़राए के मुताबिक मजीद 8 से 9 अफसरान भी अपने तबादले के लिए रजू कर चुके हैं। CCPO उमर शेख की तकर्री और IG से लड़ाई में एक जूनियर अफसर के मुकाबले में सीनियर अफसर की छुट्टी ने मेरठ और पुलिस में सियासत के असर रसूख की अनोखी और नई मिसाइल काम कर दी है। हाँ साहब, पुलिस को सियासत से पाक करने के बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन हालिया उखाड़ पछाड़ चीख कर ये बता रही है कि सियासी असर रसूख क्या होता है। IG पंजाब इनाम गनी की तकर्री को मुस्लिम लीग नून ने अदालत में चैलेंज कर दिया है। बादी नजर में पंजाब हुकूमत पुलिस अफसरान का नया कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो गई है। एक बार फिर जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खां अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान लगवा चुके हैं। साबिक IG शोएब दस्तगीर को बड़ी खूबसूरती से इस खेल से आउट कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब को तब्दील कर दिया है और अपना वजन एक ऐसे अफसर की हमायत में डाल दिया है जिसे उन्होंने चंद माह कबल सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए तरक्की देने से इनकार कर दिया था। बोर्ड के मुताबिक उमर शेख को उनकी शोहरत की वजह से 21वें ग्रेड में प्रमोशन नहीं दी गई। तो इंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने इस बात की निशानदेही की है कि दागदार शोहरत का हामिल सरकारी अमल में हेरा फेरी के जरिए न सिर्फ अहम ओहदे हासिल कर लेता है,
बल्कि इवैल्यूएशन सिस्टम से भी बच निकलता है। आउट ऑफ प्रमोशन या आउट ऑफ प्रोसेस किसी अफसर की आला ओहदों पर तकरीरी के पीछे इन्हें पंजाब में आईजी के ओहदे पर तैनात करना था। यानी ये सारा मामला इनाम गनी को आईजी पंजाब बनाने के लिए जो है वो रचाया गया। अपोजिशन भी इन तकरीरों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस अफसरान को कोई अहम टास्क दिए गए। उमर शेख शाहज़ेब खानजाना के प्रोग्राम में खुद को तरक्की ना दिए जाने के मामले को भी उन्होंने चैलेंज किया है। फिर मुझे ये बताइए कि फिर आपके साथी पुलिस ऑफिसर्स भी आईजी के साथ खड़े थे है। और वो हुकूमत जिसने आपको 20 से 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी, वो आपको सीसीपीओ लगा देती है और आईजी को हटा देती है, आपके लिए क्यों? हाँ, मैं इसकी इंक्वायरी चाहूंगा। मैं चेयरमैन एफपीएससी को क्या कह रहा हूं, इस बात की इंक्वायरी कराए वजीर आजम कि मुझे क्यों नहीं किया गया और जिनको किया है वो मुझसे कैसे बेहतर थे। मैं आपके फोरम पर यह मुतालबा करता हूं, चेयरमैन एफपीएससी और ये चारों आईजीज जो वहां पे बैठे हुए थे, जिनके साथ मैंने एक दिन भी काम नहीं किया था, ये किस कैपेसिटी में इन्होंने मुझे सी कैटेगरी डिक्लेयर किया था? मतलब अगर आप सीसीपीओ लाहौर अपने आपको प्रमोशन ना मिलने पर भी नाराज है, लेकिन वो कहते हैं कि पंजाब में अब पता चलेगा कि कानून क्या होता है। अब इस सारे मामले को बहुत से तजिया निगार और तबसरा निगार सियासी असर रसूख की एक बदतरीन मिसाल करार दे रहे हैं। और सोने पे सुहागा आईजी पंजाब के ओहदे पर आने वाले इनाम गनी हैं, जो FIA में भी रह चुके हैं। और ज़रा ये कहते हैं, बल्कि अखबारात की रिपोर्ट है, अखबारात में ये रिपोर्टें शाया हो चुकी है कि इनाम गनी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात के हवाले से इंक्वायरी मौजूद थी, लेकिन इन्हें गुज़श्ता वर्ष ग्रेड 20 से 21 में तरक्की दी गई। और तरक्की की वजह यह थी कि वो भी एक आला शख्सियत के बड़े करीबी दोस्त समझ जाते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक FIA के उस वक्त के सरबराह बशीर मेमन ने इनाम गनी के खिलाफ इंक्वायरी वजारत दाखिला को फॉरवर्ड की थी, लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको नज़रअंदाज किया गया और इनाम गनी को बरकरार रखा गया। न सिर्फ बरकरार रखा गया बल्कि उन्हें प्रमोशन दी गई। इनाम गनी 2014 में जब FIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने अफगान बाशिंदों को तकरीबन 20 अफगान बाशिंदे थे जिनको जाली दस्तावेज़ात के जरिए बैरून मुल्क यानी लंदन भेजने का उन पर इल्ज़ाम था। इसके खिलाफ जो है वो काफ़ी लेदे हुई, ये मामला अखबारात में उछाला गया, अखबारात में ये रिपोर्ट हुआ, इसकी इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी के सरबराह भी खुद इनाम गनी बन गए। तो FIA के जब ये डायरेक्टर थे तो ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था इंसानी स्मगलिंग का। अब जबकि पाकिस्तान के ऊपर FATF के हवाले से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से और दीगर मामलों के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर है, तो एक ऐसे अफसर को आईजी पंजाब लगाना जिनके का बैकलॉग है, अब वो इंक्वायरी पता नहीं है या ख़त्म हो गई है, लेकिन ये मामला जो है अदालत में भी गया था। खुद इनाम गनी समझते हैं कि उस मामले से क्लियर हो चुके हैं, उन पर सिर्फ इल्ज़ामात थे। लेकिन आईजी पंजाब की और सीसीपीओ लाहौर की तकरीर, ये दो नए अफसरान जो है इनकी तकरीर के बाद जो है वो जो पॉलिटिकल हलके हैं, खासकर मुस्लिम लीग नून, वो लोग खास से परेशान हैं और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो नया सेटअप है ये मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लाया गया, खासकर उन लोगों के लिए जो हाल ही में जिन्होंने नैब ऑफिस के सामने मरीम नवाज़ की हमराई में, जब मरीम नवाज़ नैब के सामने पेश हुई थी तो उस वक्त नैब के ऊपर पथराव किया था। उसके बाद नैब ने मरीम नवाज़ को तो नहीं बुलाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला कुक अप हो रहा है और ये सोचा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने नैब के ऑफिस के ऊपर पथराव किया या नैब के पुलिस के ऊपर पथराव किया, हालांकि पुलिस ने भी पथराव किया था, उनको गिरफ्तार किया जाए। इनमें मरीम नवाज़ का भी नाम शामिल है, कैप्टन सफदर भी है, राना सनाउल्लाह भी और भी मुस्लिम लीग उनके बहुत अहम रहनुमा शामिल हैं। तो इनमें से मरीम नवाज़ बाद रहनुमा जिन्होंने अभी तक जमानत नहीं कराई, वो इन दिनों मरी इस्लामाबाद में मुकीम है, क्योंकि कल केस की समाअत है तो वो इस्लामाबाद में होगी, जबकि राना सनाउल्लाह ने भी इस केस में आज जमानत करा ली है। इससे पहले कैप्टन सफदर भी इस केस में जमानत करा चुके हैं। तो इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद इन अफसरान को ये तासुर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, उन्हें पकड़ धकड़ के लिए लाया गया है और शायद शोएब दस्तगीर को ये टास्क दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको पूरा करने से इनकार किया था। तो ये पंजाब में जो तकरीयाँ हुई हैं, इनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल मकासद के तकमील के लिए जो है वो
समझा जा रहा है कि शायद उसके लिए लाया गया है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने खबर दे दी है आवाम को कि जनाब एक और नया बहरान आने वाला। कौन सा नया बहरान, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अच्छी खबर आजकल क्यों नहीं आती। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और पंजाब में पुलिस के अफसरान के हवाले से जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, आज आईजी पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने हवाले से बहुत सी वजाहतें दी। उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से पॉलिसी मिलेगी हम उस पर अमल करेंगे, और अपनी तकर्री को चैलेंज किए जाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी अदालत जो फैसला करेगी उसे सर तस्लीम खम करेंगे। लेकिन इस पर हुकूमती तर्जमान क्या कह रहे हैं, सदाकत अब्बासी, उनकी सुनते हैं गुफ्तगू। ऑन द फ्रंट में सवालात उठ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वॉच दिस। ये सबसे दिल तोड़ देने वाली बात है। आपका दिल नहीं टूटा सदाकत साहब, ये सारी बातें गुफ्तगू सुन के? इतने इंडिपेंडेंट लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, जो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हमारे रिपोर्टर वो भी नहीं थे, भट्टी साहब भी नहीं, लेकिन आप का दिल नहीं ख़राब हुआ इस सारी डेवलपमेंट से कि पंजाब में तबाही फिरी हुई है? जी, मुझे बहुत दिल टूटा आपकी बातों से कि आपको एक आईजी साहब के और CCPO साहब की नीयत पे और उनकी वफादारी पे आपको शक नहीं है, लेकिन इमरान खान जो इस पूरी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद बने हुए और पूरे निज़ाम से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक करें, आपकी उनकी नीयत पे और उनकी अप्रोच पे आपको शक हो गया। बहरहाल आप अपनी राय रखने का हक रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शोएब दस्तगीर साहब के बारे में ये बात मशहूर थी कि बड़े ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इमरान खान जो चाहते हैं इस मुल्क को रिफॉर्म करना, पूरे निज़ाम को रिफॉर्म करना, अगर किसी जगह पे, किसी जगह पे भी, किसी पॉइंट पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा, वो कोई वज़ीर है, मुशीर है, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, फेडरेशन में है या सूबे में है, वो उसको मेरा ख्याल है कि वो काम नहीं कर सकता। मैंने आपसे हमारे लिए कोई अफसर, कोई वज़ीर मैटर नहीं करता, कौम मैटर करती है, रिफॉर्म मैटर करता है। हमारा विजन, हमारी जो अप्रोच है, जहाँ हमने जाना है, इस कौम को ले जाना है, वो मैटर करता है। इसलिए इसको हम समझते हैं कि ये एक राइट डायरेक्शन में है। वज़ीर आज़म ईमानदार और सादक और अमीन चाहिए, लेकिन पुलिस अफसरान नहीं। पुलिस अफसर वो चाहिए जो सियासी एजेंडे की तकमील कर सके। अब इससे ज़्यादा हुक्मरान जमात और क्या खुलकर कह सकती है? यानी ईमानदारी के जुमला हकूक सिर्फ जनाब वज़ीर आज़म के पास हैं, और एक अच्छी शोहरत के हामिल आईजी को इस बात पर तब्दील कर दिया जाता है कि वो एजेंडा पूरा नहीं कर सकता या एजेंडे पर पूरा नहीं उतरता, तो उसकी ईमानदारी किस बात की? जब यही बात दूसरे लोग कहते हैं कि असल मसला गवर्नेंस का, डिलीवरेंस का और काबिलियत का है, सिर्फ ईमानदारी का नहीं, तो उस पर एतराज़ किया जाता है कि मुखालफत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो स्टैंडर्ड या पैमाना खुद खान साहब ने अपने लिए सेट कर रखा है कि वो एक ईमानदारी के ओहदे पर बैठे हुए हैं, कि वो ईमानदार, सादिक और अमीन है, अदालत ने उन्हें सर्टिफिकेट दे रखा है, इसलिए उन्हें मुल्क की सरबराही करने का हक है, तो फिर दूसरों के इस पैमाने पर तोलने में क्या कबाहत है? तो एक तरफ तो यह तस्लीम किया जाता है कि बंदा वाकई ईमानदार था, अच्छी शोहरत वाला पुलिस अफसर था, तो दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि एजेंडा पूरा नहीं कर सकता था। तो उससे बड़ा तजाद और क्या हो सकता है? इसे तो खुला तजाद कहते हैं। गोया ये भी मान लिया गया कि असल पैमाना कारकर्दगी और परफॉर्मेंस होता है। अगर आप वो फर्ज पूरा नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते जिस काम के लिए आपको लाया गया है या आपका इंतखाब किया गया है, तो फिर ईमानदारी के दावे किस काम के? आगे बढ़ते इसी पे बात कर रहे हैं इरशाद भट्टी, सीनियर तजियाकार हैं और तबसरा निगार हैं। एक अपने अंदाज में वो भी तबसरा तजिया करते हैं, जरा देखते कि वो इसको किस एंगल में देखते हैं। इरशाद भट्टी। 2 साल बाद। अच्छा, और मुनीब साहब ने कहा कि इस शोएब दस्तगीर साहब की बड़ी तारीफ किया करते थे सारे लोग। भाईजान एक नासिर दुरानी होते थे जो KPK मॉडल के खालक थे, जो पोस्टर बॉय थे और जिनका नाम सारा बेचकर आपने हमें इंतखाबात में दिया था। चाय की प्याली नहीं पूछी किसी ने उनकी, चाय की प्याली
कि जब वो जाने लगे तो प्राइम मिनिस्टर चाय की प्याली पिला दें। और दूसरी बात यह कि जब आप बुनियादी वर्क नहीं करते और जब नासिर दुरानी साहब जैसे लोग चले जाते हैं तो फिर कसूर का SHO वजीर आजम को लगाना पड़ता है, सारी पोस्टिंग तबादले वजीर आजम को करने पड़ते हैं, सानिया साहिवाल के मुलजम छूट जाते हैं, सानिया मॉडल टाउन जो है वो भूल जाता है और 5 IG बदले जाते हैं। अब आ जाएं ये जो इस मौजू पर IG पंजाब शोएब दस्तगीर साहब बिलाशुबा ईमानदार आदमी, प्रोफेशनल अफसर थे, इनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म पर किसी को कोई शक नहीं। शेख मोहम्मद उमर, मैडम शेख मोहम्मद उमर, आप भी शेख वो भी शेख, शेख मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, ताकतवर इतना होता है कि उसकी माननी पड़ती है, शेख मुल्क के अंदर हो या बाहर हो। अच्छा। और शेख उमर हो या शेख उमर हो या शेख रशीद हो, अकेले होकर भी बहुत सौ पे वो भारी होता है। बदकिस्मती से ये रवायत बन चुकी है, खासकर हुक्मरान जमात इस रवायत पे बड़ी संजीदगी से अमल कर रही है कि जिसको लाते हैं उसकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिला देते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है और ये पता नहीं क्या कर देगा। और जब वो जाता है या उसे रुखसत करते हैं तो इज्जत के साथ नहीं करते, बल्कि जिल्लत और रसवाई के साथ लोगों पर इल्ज़ामात लगाकर फ़र्क किया जाता है। ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह हो रहा है। क्रिकेट में आप देखें कि बहुत से लोग हीरो, लेकिन जब वो टीम से बाहर निकाले गए तो पता नहीं उनको इज्जत देने की ज़हमत गवारा नहीं की गई। तो वही रवैया हुकूमत में है। नासिर दुरानी साहब जब आए थे तो हीरो थे, जाते वक्त वो जीरो कर गए। अब शोएब दस्तगीर पर भी उन्हें भी चार्जशीट किया गया है कि उनके खिलाफ बहुत शिकायतें थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए। जबकि लड़ाई उनकी हुई CCPO लाहौर के साथ, तो उन समेत दर्जनों लोग ऐसे हैं जिन्हें लगाते वक्त लायक तरीन और निकालते वक्त नालायक तरीन या जंगीर तरीन कहा गया। अब इसमें फरदौस आशिकवान हो या तानिया एदरस हो, जफर मिर्जा हो, यह एक लंबी लिस्ट है जो उनको जब निकाला गया तो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। ये नहीं कि किसी को आप हटा रहे हैं तो इज्जत के साथ उन्हें रुखसत कर दें, तब्दील कर दें, लेकिन तब्दील करते हुए भी उस पर जरूर कोई ना कोई इल्ज़ाम जरूर लगाना ताकि ये इज्जत के साथ ना चला जाए। ताज़ा मिसाल IG पंजाब बन गए हैं जिनकी बहुत तारीफें की गई। कल से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन पर क्लिप चल रहे हैं जिसमें खास साहब उनकी तारीफें कर रहे हैं। अब या तो लाते हुए आप इतनी तारीफें ना करें कि लोग उम्मीदें बांध लें, उम्मीदें कायम कर लें कि वाकई बड़ा अच्छा बंदा है। जैसे शोएब दस्तगीर के बारे में खास साहब ने खुद बताया था कि बड़े ज़बरदस्त आदमी है, अब उन्हें ही गलत और नाहल करार दिया गया है। तो अब सारे लोग जो है वो शोएब दस्तगीर को ईमानदार समझ रहे हैं और आने वालों को बेईमान समझ रहे हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि जब आप किसी को रुखसत लाते हो, बहुत तारीफें करते हैं, तो फिर लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब उन्हें निकालते हैं तो फिर लोगों को दुख होता है कि आपने निकाल क्यों दिया। और फिर आने वाले के लिए मुश्किल ये कि जब वो जो जिसकी जगह आ रहा होता है वो बेचारा बुरा बन जाता है, उसे लगता है वो किसी अच्छे आदमी की जगह किसी बुरे आदमी को लाया जा रहा है। तो ये भी होता है। थोड़ा इस मौजू को बदलते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं, कुछ उम्मीद की बात करते हैं, कुछ बत्तियों की बात करते हैं। हमारे कुछ दोस्त, उनके पास एक और खबर है, देखते हैं कि क्या कहते हैं हमारे दोस्त। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड में जो सरकारी अफसर है जॉइंट सेक्रेटरी, ये मैं इतला दे रहा हूँ, कोई अंदाजे नहीं बता रहा, मुसद्दका 30-40 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, जो हर केस में 2 से 3 बिलियन डॉलर, किसी 5 बिलियन डॉलर, कोई 7 बिलियन डॉलर, जो सारा 15 दिन का प्रोसेस है वहाँ पड़ी हुई है और उस पर गर्द जमी हुई है। हराम है कोई उस पर मूवमेंट करे। ये तो आपकी नौकरशाही का आलम है इस मुल्क में। तो एक तो यह है कि वो इन्वेस्टमेंट वाली जो है प्रोफाइल और पोर्टफोलियो और वो जो फाइलें जिन पर मट्टी जम गई है और जिन लोगों ने जमाई है उनके खिलाफ भी काम होगा और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोले जाएंगे। एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक आगे लेके जा रहे हैं। सही। और टैक्स नेट, जिनकी गाड़ियाँ 4 या उससे ज़्यादा, कई लोग हैं 4 से ज़्यादा घर हैं लेकिन 1 रुपया टैक्स नहीं दे। सिर्फ 3 लाख लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, स्वाय नौकरी के पेशा के जिनके सोर्स पर कट। तो उसमें भी उन्होंने सारा नादरा के साथ मिलके, अब इतनी तफसील में मैं नहीं जाता क्योंकि ये इकॉनमी के ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि
टैक्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रिकवरीज के ऊपर, और मुल्क में पैसे रुपए की रेल पहल के लिए एक बड़ा जो है ब्रेक थ्रू हो गया है। और 2 साल से कौम पर डॉलरों की बारिश हो रही है। अब तो लोगों के पास डॉलर रखने की भी जगह नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, यानी हद हो गई। कभी समंदर से तेल निकालकर मुल्क की किस्मत बदलने के दावे किए जाते हैं, कभी कहा जाता है नौकरियों की बारिश होने वाली है, घर बनने वाले हैं, 50 लाख घर बनने वाले हैं, तो एक के बाद एक ट्रक की बत्ती। तो हौसला है उन लोगों का, जो हो जाएगा, होने वाला है, बस होने ही वाला है, आ जाएगा, बदल जाएगा, बस बदलने वाला है। यानी 2 साल बाद भी गागे घी से आगे नहीं बढ़ रहे। कोई एक काम भी ऐसा नहीं जो कौम को बताया जाए कि जनाब ये हो गया है। अब कौम को तसल्लियां देना बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद के चिराग रोशन रखना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन झूठ और द्रोह गोई ये इंतहाई बुरी बात है। यानी कबूतर की आंखें बंद करने से कोई बला टल नहीं जाती। हकीकत यह है कि रुपये की कदर को गिराने और डॉलर को बढ़ाने के बावजूद एक्सपोर्ट इतनी नहीं बढ़ी जितने दावे किए गए थे। ग्रोथ रेट मनफी में जा चुका है। बेरोजगारी के बारे में सब जानते हैं, खुद हुकूमत मानती है कि वो बढ़ती जा रही है। तो जब हमने सरमायाकारी के हालात ही नहीं बनने दिए, यानी पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा, सियासी हालात को मुस्तहकम रखना हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं, तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अरबों खरबों डॉलर की भी फाइलें पड़ी होंगी तो वो मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाएंगी। तो जब इस हवाले से गैर यकीनी कैफियत मौजूद है, खुद हुकूमत के हवाले से पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, ये बात पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई से नहीं तरक्की होती, तरक्की होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब पता हो कि ये हुकूमत स्टेबल हो चुकी है, ये रहेगी और कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होगा और बाकी लोग भी इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, तो तब तो स्टेबिलिटी हो सकती है, तब तो इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। तो ये हकीकत है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ ढोल बजाते रहे जोर जोर से और दूसरी तरफ पुरसकून नींद के दावे भी करते रहे कि हम बड़ा पुरसकून सोचते हैं। तो ढोल बजने में कौन पुरसकून सोता है? आज हुकूमत हालात को ठीक कर ले, सियासी अफरा तफरी खत्म करे, आपकी पार्लियामेंट एक्टिव हो जाए, फाल हो जाए, तो आप देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा, सरमायाकारी भी आ जाएगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी अहम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। सिंध और वफाक में कराची पैकेज के हवाले से तनाज़ा जारी है। इसी पर बात कर रहे हैं कराची से तल्लुक़ रखने वाले MNA फैसल वाडा। वो क्या कहते हैं कराची पैकेज के हवाले से, क्योंकि वो भी अहम स्टेक होल्डर है, मौजूद थे उस मीटिंग में जहां ये तय हुआ कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज दिया जाएगा। इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं फैसल वाडा। सोच के गुजारा करेंगे कि भाई पैसे, क्योंकि एक कहेगा हम दे रहे हैं, दूसरा कहेगा हम दे रहे हैं। आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सर हम कहते हैं, मैं इस डिबेट को, लड़ाई को खत्म कर देता हूं ना। इनका प्रॉब्लम यह है कि कराची के अगर आज मसले हल हो गए जो होंगे तो सारा क्रेडिट हमें मिल जाएगा। ये वो क्रेडिट देना नहीं चाहते, इसकी वजह से रोडे अटकाएंगे। ये मैंने डे 1 कहा था, जिस वक्त ये सारी मीटिंग्स हो रही थी, कंसेंसस हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब मौजूद थे उस कमरे में, सारे स्टेक होल्डर्स थे, ऑल इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने उस वक्त भी आवाज उठाई, कहा था ये नहीं होगा। सारा मसला है नीयत का। ये नीयत खराबी आपको नजर आना शुरू की, नंबर 1। नंबर 2, मैं आज आपकी शो पर डिबेट खत्म कर था जी, सारा पैसा आप दे रहे, चले जी आप क्रेडिट ले ले, हम आपका खड़े काम करेंगे, कराची की आवाम की मुश्किल आसान कर दे। जो आपने मोजोदड़ा बना दिया कराची को भी, पैसा भी आप कराची से उठाते हैं, बिजनेस हब भी वही, इकोनॉमी भी वहीं से चलती है, टैक्स कलेक्शन भी वहीं से होती है। आप क्रेडिट ले लें जी, आप 62% नहीं, आप 262% आप दे रहे, मैं कुछ नहीं दे रहा। चले जी काम करें, काम करने की बात करें। कब दे रहे हैं ये बता दें, मैं इससे पहले एमक्यूएम के पास जाऊं, जरा ये बताएं पैसे वो कह रहे हैं, फिर अगर देने हैं तो फिर पैसे बताएं ना, दे कब रहे हैं? काशिफ सर, 2 चीजें। एक तो ये कह रहे हैं इनको, ये खुश है इनके पास 802 अरब रुपए, इसका इनका पैसा है, नीयत नहीं है। अब ये इस प्रेशर में आगे काम करना चाहते हैं, काम करें। इनको 300 अरब क्या 300 रुपए नहीं दे रहे हम। हमने जो भी खर्च करना है कराची के अंदर, वो हमने अपने इदारों के थ्रू करना है।
ना रकम मौजूद है, ना काम शुरू है, ना प्लान बने हैं, ना प्लान पर कोई अमल शुरू हुआ है, और होर चुपो के नारे लगाकर डांग सूटा चलाया जा रहा है। हालत ये है, यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब कराची के हवाले से अजीब नूरा कुश्ती हो रही है और सारी लड़ाई वर्बल है, जुबानी कलामी। हाँ साहब ने कराची के लिए जो 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया था, उसके लिए जो छीना झपटी का माहौल क्रिएट किया गया है, इससे तो लगता है ये कि दोनों तरफ नीयत ठीक नहीं है। सिंध हुकूमत इस वहम में है कि पैसा वफाक से ले और क्रेडिट खुद ले, क्योंकि वफाक वही पैसा दे रहा है जो सिंध हुकूमत समझती है कि ये उसका ड्यू है, जबकि वफाक सिंध का पैसा सिंध पर वापस लगाकर, और वो भी सिंध हुकूमत की मर्जी के बगैर, उसका क्रेडिट लेना चाहती है। तो कराची पर दोनों पॉलिटिकल अटैक करना चाहते हैं और सियासी बाजी मारना चाहते हैं। हकीकत यह है कि दोनों के पास फंड नहीं है। वफाक की कोशिश ये है कि सिंध अपने हिस्से की रकम से काम शुरू कर दे, तो ये तासुर जाएगा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर काम शुरू हो गया है। सिंध ये चाहता है कि पहले वफाक अपनी जेब से रकम निकाले तो हम काम शुरू करें। तो दोनों तरफ से वो कहते हैं ना, ब्लाइंड खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत वफाक के इंतजार में है और वफाक सिंध हुकूमत के इंतजार में है। अब पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल जाएगी, टाइम निकलता जाएगा, कराची वाले बेचारे मुंह देखते रह जाएंगे, और इन दोनों की लड़ाई का जो फायदा उठाएगा सबसे ज्यादा वो मेरे ख्याल में एमक्यूएम होगी, क्योंकि फिर लोगों के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा कि ना वो वफाक की तरफ देखे, ना वो सिंध की तरफ देखे, वो फिर से एमक्यूएम की तरफ देखें। और अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान की। खान साहब ने आज एक और बहरान की नवीद सुना दी है कौम को। बहरान के खुद खान साहब की जुबानी सुनते हैं। वॉच वज़ीर आज़म पाकिस्तान। भेजना होता है सूबों को, वो फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करके सूबों को भेजती है, तो वो उतना ही भेज सकती है जितना उसके पास पैसा आता है, जितना जो टोटल अमाउंट है। तो अगर वही कम होता जाए तो वो तो सूबों को इवेंचुअली तो नुकसान तो सबको होता है। अगर ये मुसलसल डिबेट्स होती तो हम बहुत पहले वो फैसले कर लेते जिन फैसलों की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में ना होती, हमारे लोगों के ऊपर हम बोझ ना डाल रहे होते महंगी बिजली का। गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो जनाब वज़ीर आज़म ने ये नवीद सुना दी कौम को कि सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आने वाला है और उससे अगले साल तो शायद हमें गैस मिले ही ना। तो ये एक और ख़बर जनाब कि अगले 2 साल के बाद गैस की सूरत हाल क्या होगी। गैस की किल्लत के हवाले से ख़तरे की घंटियाँ अभी से बुझाई जा रही हैं। पिछली हुकूमत तो कतर से गैस लेकर गैस की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रही थी, तो उम्मीद ये थी कि मौजूदा हुकूमत शायद उसमें कोई बेहतरी लेकर आए, लेकिन लगता यूँ है कि वो मुल्क जो गैस की पैदावार में बहुत खुद कफील है, वो हमें ये खबर दे रहा है पब्लिक को कि जनाब आपको इस सर्दियों में भी गैस नहीं मिलेगी और अगली सर्दियों में तो शायद ही गैस मिले। और दूसरा खास साहब कहते हैं जी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई, जिन हुकूमतों को बहुत पहले सोचना चाहिए था उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो 2 साल तो मौजूदा हुकूमत के भी हो गए हैं। ये बता दें कि आपने क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, क्या कौन सा ऐसा मनसूबा जिसकी जो आप कह रहे हैं जी अगले 10 साल बाद या 5 साल बाद ये कंप्लीट होगा तो एक बहरान से हम निकल जाएंगे। तो जितने बहरान मौजूदा हुकूमत के दौर में पैदा हुए शायद उनकी मिसाल नहीं मिलती। जब पीपल पार्टी की हुकूमत गई थी 2008 में जब गवर्नमेंट आई थी और 2013 में चली गई थी, उन 5 सालों में जो 2-3 चीज़ें बड़ी नुमायाँ थी, उनमें एक तो टेररिज्म थी, यानी बहुत बम ब्लास्ट और बहुत कुछ धमाके होते थे, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब था। और दूसरी ये जो अशिया की किल्लत थी, जैसे गैस की शॉर्टेज थी, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी कीमतों का। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर था पीपल्स पार्टी के लिए भी और सबसे ज़्यादा आवाम के लिए। हालात ऐसे नहीं थे कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते। फिर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कुछ प्लानिंग की, कुछ काम किए। पहला साल तो इनका भी बड़ा ख़राब गुजरा, लेकिन फिर वे संभल गए और इन्होंने संभल के कुछ काम शुरू किए। पॉलिटिकल अनरेस्ट के बावजूद, 126 दिन के धरने के बावजूद, लोगों के सड़कों पर होने के बावजूद, बहुत सारे इल्ज़ामात होने के बावजूद इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हुआ। लोड शेडिंग का बहरान जो कि गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा था, 90s के एंड में शुरू हुआ ये बहरान, मिड में शुरू हुआ और फिर
ये 10-15 साल 20 साल चला, जिसे नवाज शरीफ के दौर में आके जिसके ऊपर ओवरकम किया गया। आज उन पर ये इल्ज़ाम है कि जनाब आपने पैसे लगाए कहाँ पे। तो ये होता है हुकूमतों के लिए हालात व वाक़यात का आइडियल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हालात व वाक़यात आइडियल हों और रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो फिर प्लानिंग होती है। अब ये कह रहे हैं जी किसी ने कोई काम नहीं किया, तो मान लेते हैं हजूर किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली, कोई मनसूबा बनाया है? क्या हुकूमत ने आते कोई ऐसा काम किया था जो 2 साल बाद पूरा होता? तो अभी तक तो कोई ऐसा एक काम ही नज़र नहीं आया। माँ सिवाय ये बुरी खबरों के जनाब के रोज़ सुनते हैं जी कि अब बिजली का अब ये बहरान है। कुछ दिनों बाद FATF का इशू जो है अभी तक चल रहा है कि वो हमारे लिए ग्रे लिस्ट में से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, वो एक क्राइसिस है। फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको पेमेंटें करनी है, वो एक बहरान क्राइसिस आएगा। यानी हम वो कर्जे जो कि पिछली हुकूमतों ने शायद पूरे टर्नओवर में नहीं लिए, वो हमने 2 सालों में ले लिए, वो पे करने, इंटरेस्ट रेट पे करना, तो बहरान दर बहरान है। तो मुझे लगता है कि अगला साल जो है खुदा ना करे मैं किस तरह की बात हो, मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मज़ीद कई बहरान जो है वो हमारे मुंतज़र है। और अहम खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से 2 बार रब्ता किया है। और किस लिए रब्ता किया, बड़ी अहम बात है। क्या नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए रब्ता किया है, या पाकिस्तान से वो लोग जो लंदन में असाइलम ले चुके हैं उनके लिए रब्ता किया है? बिल्कुल नहीं। रब्ता हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात के हवाले से किया है कि क्या बरतानिया और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात, चौधरी फैज़ुल्लाह या चौधरी मंसूरुल्लाह के असासे है या नहीं है। ये रिपोर्ट आज अखबारात में शाया हुई है कि 2 बरस कबल तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद के बाद वफाकी हुकूमत ने नैब और एक और तहकीकाती इदारे की जानिब से बरतानवी वज़ारत दाखिला से पहली बार रब्ता किया। पाकिस्तानी हुकाम ने चौधरी बरादरान और मोनसलाई की बरतानिया में जायदाद की तफ्तीश के हवाले से पिछले चंद माह में बरतानवी वज़ारत दाखिला से एक बार फिर रब्ता किया। ताहम अभी तक बरतानिया में चौधरी मोनसलाई या चौधरी बरादरान के नाम पर असासे सामने नहीं आ सके या उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन 2018 में पनामा पेपर्स में अपने नाम से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब देने के लिए चौधरी परवेज़ के साहबजादे मोनसलाई को नैब के सामने ज़रूर बुलाया गया था। उन्होंने नैब के सामने अपना वर्जन भी दिया था जाके। तो मोनसलाई का मौक़िफ़ ये है कि वो उनके जो तमाम जायदाद है, तमाम एसेट है, वो पाकिस्तान में है और उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के सामने वो एसेट डिक्लेयर कर रखे हैं। वो कहते हैं जी तमाम असासे हम ज़ाहिर कर चुके हैं। अब मसला क्या है? मसला ये कि मुस्लिम लीग काफ तो हुकूमत की इत्तेहादी है, तो फिर हुकूमत बार बार मुस्लिम लीग काफ के असासे या उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ क्यों तलाश करना चाह रही है जिसकी वजह से या तो उनको सज़ा दी जा सके। अगर मकसद सज़ा देना हो, मकसद कुछ ऐसा करना हो जिससे ये समझ में आए कि जी आप कोई एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है। ज़रा ये कहते हैं कि जनाब ये दबाव में रखने के लिए ताकि इत्तेहादी दाएँ बाएँ ना हो। मोनसलाई कहते हैं कि वो इत्तेहादियों के खिलाफ ये इकदाम जो हुकूमत करी है हैरानकुन नहीं है। अपोजिशन को किनारे लगाने की नाकाम कोशिश के बाद अब इत्तेहादियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ज़रा ये भी कहते हैं कि जी बड़ी कोशिश की जा रही है, शहजाद अकबर साहब भी लगे हुए और भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक चौधरी के खिलाफ कोई खाता निकाल नहीं सके। एक ज़माने में खबरें ज़रूर आई थी कि चौधरी के बैरून मुल्क जायदादें या वो असासे हैं, लेकिन जिनके बैरून मुल्क जायदादें या असासे हैं उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनको प्राइम मिनिस्टर से रजू करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर मुतमईन होते हैं तो फिर फिक्र करने की बात क्या है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।